हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैथ का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैंने सीटेट एग्ज़ाम के मैथ का लेक्चर नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिया है। ये पूरा मैथ आपको एक सीरीज़ में मिलेगा जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से आप मैथ की तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो सभी लेक्चर हैं आपको चैनल पर एक प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्ले लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उन वीडियो को आसानी से देख सकते हो। इस वीडियो में हम मैथ के जिन टॉपिक को डिस्कस करेंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और देखिए, पढ़ने का तरीका हमारा वही रहने वाला है कि मैं आपको जो भी टॉपिक इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उन्हें हम अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके अलावा उन टॉपिकों से सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी साथ के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इससे आपका बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको एक तो ये है कि मैथ तैयार होगा सीटेट एग्जाम के लिए। दूसरा ये है कि साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व होते रहेंगे, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। ओके, तो बड़ा ही अच्छा लेक्चर ये रहने वाला है। और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में चले और आप सीटेट एग्ज़ाम को पास कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 को। इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है संख्या यानी नंबर, संख्यांक, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में न्यूमरल। तो देखिए, ये जो मैंने दोनों लिखे हुए हैं टॉपिक, इनको लेकर सीटेट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, उसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संख्या यानी नंबर के बारे में। वैसे मैं आपको बताऊं, लेक्चर नंबर 1 में मैंने संख्याओं के बारे में आपको बता दिया है, पर यहाँ पर भी जानते हैं, क्योंकि संख्यांक को अगर आपको जानना है तो संख्या आपको पता होनी चाहिए। संख्या और संख्यांक दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, तो चलिए संख्या को जान लेते हैं। कोई छोटी सी बात है, इसको जानना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो संख्या, नंबर क्या होते हैं? देखिए, नंबर क्या होते हैं? नंबर वे होते हैं जिनके द्वारा हम ये बताते हैं कि वस्तुएं कितनी हैं। देखिए, कुछ अगर आपको ऑब्जेक्ट यानी वस्तुएं दी जाएं और पूछा जाए कि ये कितनी है, तो आप किस चीज़ के द्वारा बताओगे कि ये कितनी है? तो जब आप यूज़ करोगे यानी ये बताओगे कि वस्तुएं कितनी है, तो आप किसके द्वारा बताओगे? संख्याओं के द्वारा। तो संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं वे होती हैं जिनके द्वारा हमें ये बोध होता है, ये मालूम पड़ता है कि वस्तुएं हमारी कितनी हैं। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मार्कर कितने हैं, तो आप बता दोगे 3। तो किसके द्वारा हमें मालूम पड़ा ये मार्कर कितने हैं? 3 के द्वारा। और 3 क्या है? संख्या। तो संख्या क्या होती हैं? वे होती हैं जिनके द्वारा हमें ये मालूम पड़ता है कि वस्तुएं कितनी हैं। तो मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, आप नोट कर लेना। तो संख्याएं क्या होती हैं? जिनके द्वारा यह बोध हो, बोध का मतलब यह मालूम पड़े हमें, यह हम जान पाएं, जिनके द्वारा यह बोध हो कि वस्तुएं कितनी हैं, वस्तुएं आपकी ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। वस्तुएं कितनी हैं। तो देखिए, ये डेफिनेशन हो गई छोटी सी, और हमने ये संख्या के बारे में जान लिया। अब जानते हैं, देखिए संख्यांक। देखो ध्यान से देखना, ये संख्या है और ये है संख्यांक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरल। अब ये न्यूमरल क्या होता है ये आप जानिए। संख्याओं को लिखने का तरीका यानी संख्याओं को लिखने की जो विधि होती है वो होता है हमारा संख्यांक। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है संख्यांक। संख्यांक के द्वारा हम संख्याओं को लिखते हैं। कैसे? देखो, मैं आपसे कहता हूँ कि आप 1 लिखिए, तो आप कैसे लिख सकते हो? एक तो ये लिख दिया तरीका, और देखिए ये तरीका भी होता है 1 लिखने का रोमन अंक में, और इस तरह से भी हम फर्स्ट करके 1 लिख देते हैं। तो आपने देखिए ये कितने सारे तरीके से, एक से अधिक तरीके थे। तो किसी भी संख्याओं को लिखने के जो तरीके होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम संख्यांक। यानी हम अगर परिभाषा दें तो परिभाषा ये होगी कि संख्याओं को लिखने का जो तरीका होता है, जो विधि होती है, जो मेथड होता है, उसे हम संख्यांक यानी न्यूमरल कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो संख्यांक के द्वारा क्या किया जाता है? संख्याओं को लिखा जाता है। जैसे कि आपको मैंने ये एग्जांपल दी गई। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? एक तो देखो ये तरीका है, इस तरह से लिख सकते हैं। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। इसी तरह से अगर मैं 2 कहूँ तो आप 2 इस तरह से लिख सकते हो, और एक इस तरह से लिख सकते हो। ओके, तो ये आप देख पा रहे हो, ये तरीके ही तो हैं, विधि है ना।
तो यही जो सब तरीके होते हैं इन्हीं को कहते हैं हम संख्यांक यानी न्यूमरल। तो बस ये क्या है, छोटी सी डेफिनेशन है, तो मैं लिख देता हूं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो संख्याओं को लिखने का तरीका, तो संख्यांक क्या होता है, संख्याओं को लिखने का तरीका, या फिर कह सकते हो आप विधि कह सकते हो। ओके, यानी मेथड, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मेथड। तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन हो गई। तो आप दोनों को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। इसे आप नोट करें, अब मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। ये क्वेश्चन है, देखिए प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है सीटेट एग्जाम में, संख्या और संख्यांक को लेकर, नंबर और न्यूमरल को लेकर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो मैं पहले हिंदी में बता देता हूँ, फिर इसको ट्रांसलेट कर दूंगा इंग्लिश में। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, संख्यांक और संख्या के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। दो कथन आपको दिए गए हैं नीचे, ए और बी, इनमें से बताना कौन से सही हैं। तो क्या पूछा गया इंग्लिश में, अगर मैं बताऊं तो इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यूमरल एंड नंबर। तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं न्यूमरल और नंबर को लेकर, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं या फिर गलत है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट कहा गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, अब इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी तरह से मिलेंगे स्टेटमेंट पर। तो पहले स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड को पढ़िए, बी को, इसमें बोला गया है एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखो इन्हें सही से पढ़ो, दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको देखना है। तो आप पहला स्टेटमेंट मैं आपको समझाता हूं। देखो संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सही बात है। मैंने क्या बताया आपको कि आप 1 लिखिए, तो आप 1 किस तरह से लिख सकते हो, एक तो ये तरीका है, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये जो तरीके निकल कर आए, ये जो प्रतीक आपने सिंबल यूज करे, यही तो क्या होता है, संख्यांक होता है। तो मैंने आपको बताया तरीका, विधि या फिर जो प्रतीक होते हैं नंबरों को लिखने के लिए, वही हमारे संख्यांक होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसमें बोला गया है एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल, देखो अभी 1 को हमने लिख दिया ना इस तरह से, ऐसे लिख सकते हैं एक, तो ये विभिन्न हो गए ना, एक से अधिक। तो इसमें यही तो कहा गया है कि एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों सही हैं। अब आपको अपना ऑप्शन चुन लेना है किसमें ये कहा गया है कि दोनों स्टेटमेंट, दोनों कथन सही हैं। तो देखिए पढ़िए, पहला ऑप्शन है ए इज करेक्ट बी इज इनकरेक्ट, यानी ए वाला सही है बी गलत है, ऐसा नहीं है, दोनों ही सही हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है बी इज करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट, यानी बी सही है और ए गलत है, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि दोनों सही हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन में कहा गया है बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट का मतलब ए और बी दोनों सही हैं, तो बिल्कुल बात सही है, दोनों ही सही हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। डी भी गलत हो गया क्योंकि दोनों गलत नहीं है, तो सी ऑप्शन होगा। दोनों जो कथन है, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, नंबर और न्यूमरल यानी संख्या और संख्याओं को लेकर। अगर आपको समझ में नहीं आए तो पढ़िए, देखिए जो मैंने परिभाषाएं डेफिनेशन बताई थी उन्हें रिकॉल कीजिए, याद कीजिए और फिर इनको अच्छे से पढ़िए, दोनों सही हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था अभी तक जो हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इसी तरह से पढ़ेंगे, पहले समझेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसे आप नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो संख्याओं के प्रकार में हम जानेंगे सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में और अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो ये संख्याएं क्या होती हैं, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सम संख्याओं के बारे में। देखिए आप इनको जानते होंगे, बट इनके जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा वो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको लेकर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सम संख्याएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम इवन नंबर्स।
इवन नंबर्स। तो चलिए सम संख्याएं क्या होती हैं। देखिए वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ओके, तो 2 से पूर्णतः विभाजित जो संख्याएं होंगी, पूर्णतः विभाजित का मतलब है कि शेषफल 0 आना। तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, एक तो 2 ही हो गया, एक 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरह से डॉट डॉट। ओके, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। क्योंकि आप देख पा रहे हो अगर आप इन्हें 2 से भाग करोगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। तो ये सभी सम संख्याएं हैं। तो ये छोटी सी बात है। अब मैं आपको इनके जो पॉइंट बताऊंगा वे इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इन्हें लिखें। देखो पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर 1 कि सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। अब कोई भी, देखिए क्या कहा गया है इसमें, सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। मतलब आप कोई भी 2 संख्याएं ले लीजिए, कोई भी सम संख्या ले लीजिए, कितनी भी ले लीजिए, उन सभी संख्याओं में 2 का अंतर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए कोई भी 2 संख्याएं, कोई भी 2 ले लीजिए, 2 से अधिक ले लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 और 4 लीजिए तो कितने का अंतर है, 2 का। 4 और 6 ले लीजिए, 2 का अंतर है। सारी ले लीजिए, इन सभी में आप देख पा रहे हो 2, 4, 6, 8 कितने का अंतर है, 2 का। तो ये याद रखना, सभी सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। तो आप देख पा रहे हो क्लियर, सभी सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, 2 का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जो सम संख्याएं हैं ये मैंने लिख दी, लेकिन हम इसको अगर जनरल फॉर्म एक सामान्य रूप में लिखें तो ये कैसे दिखेंगी, तो वो भी जानिए और फिर मैं आपको देखिए क्वेश्चन बताता हूँ। तो सम संख्याएं किस रूप में लेनी होती हैं आपको, देखिए सम संख्याएं इस रूप में होती हैं 2n+2। एक सम संख्या 2n+2 है पहली, तो दूसरी होगी 2n+4, तीसरी होगी 2n+6, चौथी होगी 2n+8। इसी तरह से आप आगे की निकाल लोगे। यहाँ पर बस 2 ऐड करते चलना तो आपकी सम संख्याएं निकलती चलेंगी। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है सम संख्याएं लेने की तो आप कौन सी लोगे, इन्हें लोगे, इस फॉर्म की। पहली सम संख्या 2n+2 होगी, दूसरी 2n+4, तीसरी 2n+6 डॉट डॉट। 3 याद रख लेना, बस 3 तक ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ओके, तो सम संख्याएं ये होगी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको लेकर क्वेश्चन किस तरह से बनता है। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि पूछा जाएगा दो सम संख्याओं का योग 14 है तो वे संख्याएं होंगी। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है इनको लेकर, तो वे संख्याएं होंगी। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको 4 ऑप्शन। तो क्या कहा गया इसमें कि 2 सम संख्याओं का योग 14 है तो वे संख्याएं होंगी। 2 सम संख्याओं का योग यहाँ पर दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है उन दो सम संख्याओं को बताइए जिनका योग 14 है। अब ऐसे तो हम बता नहीं पा रहे, ये नंबर कभी बड़ा भी दे दिया जाता है तब तो आप और भी नहीं बता पाओगे, अब तो सोच भी सकते हो। ओके, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है, इनमें से संख्याएं लेनी है जितनी यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं कहा गया है, 2, तो इसमें से शुरू की 2 ले लेना। अगर 3 कहा जाए तो 3 ले लेना। ओके, 4 कहा जाए तो 4 ले लेना इनमें से। ओके, तो 2 सम संख्या हम ले लेते हैं। एक सम संख्या अगर हमारी 2n+2 है तो दूसरी क्या होगी 2n+4। क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पर पता नहीं है कि कौन सी वे 2 सम संख्याएं हैं जिनका योग 14 है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई भी 2 सम संख्याएं हो वे इसी रूप में होंगी, वे इसी रूप में लिखी जाएंगी। तो मैंने ये रैंडमली यानी जनरल फॉर्म में सामान्य रूप में ले ली। अब मैं इन्होंने जो कहा है उसको यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। क्या कहा है कि दोनों सम संख्याओं का योग 14 है।
तो ये दो मैंने सम संख्या ली है, इनका योग कर दूं मैं तो कितना आएगा, वो 14 आएगा। बस यहाँ से आपको क्या करना है, n निकालना है। n निकाल लोगे तो आपकी दोनों सम संख्याएं निकल जाएंगी। तो देखिए 2n एक जैसे ऐड होते हैं, एक जैसी जुड़ती हैं, तो 2n कितने हो जाएंगे, 4n हो जाएंगे, प्लस 2 और ये कितने हो जाएंगे, 6 बराबर 14। तो यहाँ से 4n बराबर कितना आ जाएगा, ये देखिए 6 इधर जाएगा माइनस में, तो 8 बचेंगे इधर। और यहाँ से अगर हमें n निकालना हो तो 4 यहाँ पर किस में जाएगा, इसके भाग में जाएगा, तो n बराबर 8/4 जो कि कितना आएगा, 2 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बस ये जो आपकी पहली संख्या थी 2n + 2 और जो दूसरी थी, इसमें n की जगह क्या लिख दोगे आप, 2 पुट कर दोगे और वैल्यू निकाल लोगे। तो पहली सम संख्या हमारी कितनी थी, 2n + 2, तो n की वैल्यू कितनी है, 2 आई है निकल कर, और ये 2, तो ये कितनी आ गई, 6 आ गई। दूसरी सम संख्या कितनी थी, 2n + 4, n की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। तो आप देख सकते हो पहली सम संख्या 6 है, दूसरी 8 है। और अगर आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है कि सही आया है या नहीं, तो देखिए इससे कर लीजिए, इसमें कहा गया है ना कि दोनों सम संख्याओं का योग 14 है, तो आप देख लीजिए क्या दोनों सम संख्याओं का योग 14 है, हाँ सही है, 6 + 8 14 ही होता है, यानी हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से आपको n की वैल्यू निकालनी होती है और अपनी सम संख्याएं बता दोगे आप। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह से ले लेना, सम संख्याएं जितनी भी कहा जाए स्टार्टिंग से उतनी ले लेना, और उनको अगर योग करने के लिए कहा जाए तो योग कर देना, घटाने के लिए कहा जाए तो घटा देना, और गुणा करने के लिए कहा जाए तो गुणा कर देना। बस ये आपको करना है। तो देखिए हमारा ये पहली संख्या फिनिश होगी, यहाँ पर सम संख्या, ये पूरा आप नोट कर लें और ये पॉइंट आपको ज़रूर नोट कर लें, ये इन पर क्वेश्चन बनता है। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर देखते हैं। संख्याओं के प्रकार में दूसरी हमारी संख्या है विषम संख्या। तो जानते हैं विषम संख्या क्या होती हैं और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विषम संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में ओड नंबर, ओड नंबर्स। देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। तो जो भी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए आप समझिए, और एग्जाम्पल में अगर आपको देखना है तो आप ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, 5 7 हो गया, इसके साथ ही 9 ले सकते हैं, डॉट डॉट। ओके, तो विषम संख्या मैंने क्या बताया, वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। ओड नंबर कौन से नंबर होते हैं, वे नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं। कंप्लीट डिवाइड यानी पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है कि आपका रिमाइंडर यानी शेषफल 0 नहीं आएगा। तो ऐसी संख्याएं अगर आपको मिलती हैं तो वे संख्याएं क्या होंगी, सभी विषम संख्याएं। तो आपको अगर पहचानना हो तो क्या करोगे आप, 2 से भाग दे लेना और देख लेना क्या वो पूर्णतः विभाजित हो रही हैं या फिर नहीं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1 3 5 7 9, ये तो हमारी विषम संख्याएं होंगी, जान लिया हमने। अब इसके अलावा देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो हमने सम संख्याओं में पढ़ा था कि जो हमारी सम संख्याएं होती हैं उनमें 2 का अंतर होता है। तो इसी तरह से विषम संख्याओं में भी आपको हमेशा 2 का अंतर मिलेगा। आप कोई सी भी विषम संख्या ले लीजिए, सभी में 2 का अंतर रहेगा। तो सबसे छोटी विषम संख्या जानिए कौन सी है, 1 है। तो ध्यान दे लेना, इसको लिख लेना थोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम में ना वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या है क्या, 1। तो स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं सीटेट एग्जाम में, पेपर 1 में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, फिर उसको पूछ लिया जाएगा कि ये सही है या नहीं। तो इस तरह की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। अब मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ। जैसा कि अभी मैंने बताया सभी विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। तो आप देखो इन दोनों में 2 का अंतर है, इन दोनों में क्या किसी में भी आप निकाल सकते हो। इनमें देखिए 2 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है, सभी विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। तो सभी विषम संख्याओं में में 2 का अंतर, 2 का अंतर होता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट आप देख सकते हो, मैंने सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि 2 का अंतर कैसे होता है। दूसरा, अब हमारे पास देखिए विषम संख्या ये हैं, लेकिन अगर हम कोई सामान्य रूप लें, जनरल फॉर्म लें विषम संख्या की, तो वो किस तरह की दिखेंगी। अभी जो मैंने आपको पीछे बताया सम संख्या किस तरह की होती है, 2n+2, एक सम संख्या 2n+2 होगी तो दूसरी होगी 2n+4, तीसरी 2n+6, चौथी 2n+8, इस तरह से होंगी। इसी तरह से विषम संख्याएं किस रूप में होती हैं, तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या हमारी होती हैं इस फॉर्म में। अगर हमारी पहली विषम संख्या हम लेते हैं 2n+1, तो दूसरी होगी 2n+, देखिए यहाँ पर आपको 2 ऐड करना होता है, 2 जोड़ना होता है 3, फिर होगी अगली होगी तीसरी 2n+5, इससे यानी चौथी होगी 2n+7। तो इसी तरह से आप निकाल लोगे। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 ऐड करना है। और देखो आप इनको भी घटाकर देख लो, इनमें भी 2 का अंतर आ रहा है। देखो अगर आप इनको घटाओगे तो 2n से 2n कट जाएगा और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। तो ये ऐसी विषम संख्याएं हैं जो सामान्य रूप में है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि जैसे अभी मैंने पीछे बताया था एक क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। कैसे कह देगा कोई भी क्वेश्चन में, 2 विषम संख्याओं, देखिए क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, 2 विषम संख्याओं का योग 8 है तो बड़ी संख्या बताइए, कौन सी बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या बताइए या फिर बड़ी संख्या होगी, क्योंकि ऑप्शनल है तो 4 ऑप्शन आपको दे दी जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है, 2 विषम संख्याओं का योग 8 है तो बड़ी संख्या होगी, तो आपको बताना है। तो मैंने ये कहा आपसे, पीछे भी हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था सम संख्याओं के लिए। अब आपसे 2 विषम संख्याएं यहाँ पर कहा गया है, उनका योग 8 है। अब हमें ऐसे तो पता नहीं है कौन सी 2 विषम संख्या होंगी, तो हम क्या करते हैं इन केसों में, यहाँ से ले लेते हैं जनरल फॉर्म में, सामान्य रूप की विषम संख्या ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर 2 संख्या कहा गया है तो पहली ले लेना 2, अगर 3 कहा जाए तो पहली 3 ले लेना। ओके, इन्हें याद रख लेना, 3 तक याद रख लेना, ज़्यादा से 4 तक कर लेना। ओके, ज़्यादा लेकिन 3 तक तो कर ही लेना। तो 3 कहा जाए तो पहली 3 ले लेना, 2 कहा जाए तो पहली 2 ले लेना, बस उनको योग कर दीजिए, बराबर 8 के कर दीजिए, n निकाल लेना, n की वैल्यू पुट कर देना, आपकी सम संख्याएं विषम संख्या निकल आएंगी। तो मैं 2 विषम संख्या ले लेता हूँ, 2n+1 और 2n+3। तो ये मेरी 2 विषम संख्याएं हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सी विषम संख्या है, लेकिन कोई भी विषम संख्याओं वो होंगी तो इसी फॉर्म में, इसी रूप में होंगी, तो मैंने इनको ले लिया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दोनों विषम संख्याओं का योग 8 है, तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ। जब इनका योग 8 है तो 2n+1 2n+3 बराबर कितना है 8। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 4n हो जाएंगे, देखिए ये 2n+2n और ये 1+3 कितने हो जाएंगे 4 बराबर 8। तो यहाँ से आप देखोगे 4n बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 8 - 4 होगा तो कितना बचेगा 4। यहाँ से अगर आप n निकालोगे तो 4 यहाँ पर इसके भाग में चला जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 1। बस हमें n मिल गया। अब n आपको यहाँ पर रख देना है और अपनी ये विषम संख्या निकाल लेनी है। तो पहली विषम संख्या क्या है हमारी 2n+1, तो n की वैल्यू 1 है तो मैं लिख देता हूँ +1, कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, पहली विषम संख्या। दूसरी निकालनी है तो 2n+3 में n की जगह 1 लिख दीजिए, तो 2 × 1 + 3 = ये कितना आ गया 5 आ गया। तो दोनों विषम संख्याएं हमारी ये निकल कर आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या देख लीजिए कौन सी है 5 है, तो 5 वाला ऑप्शन सही कर दीजिए। ओके, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोनों संख्या निकल गई, आपको देखना है यहाँ पर ध्यान से कि पूछा क्या गया है, बस उसी के अनुसार आंसर दे देना। कुल मिला के ये है कि क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं सम विषम संख्याओं को लेकर। तो आप इन्हें ये डेफिनेशन यूज़ कर लें, नोट कर लें, और इन दोनों पॉइंटों को और इस एग्जाम्पल को। अब हम देखते हैं संख्याओं का नेक्स्ट टाइप, तो इन्हें आप नोट करें। संख्याओं के प्रकार में तीसरी हमारी संख्या होगी भाज्य संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो आइए सीखते हैं इसको क्या होती है भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर। तो देखिए भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो 1 और खुद के अलावा भी किसी ना किसी नंबर से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अभी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, परिभाषा, फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल दूंगा। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा, चलो स्वयं लिख लो, 1 और स्वयं यानी इटसेल्फ, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो देखिए कौन सी होती है भाज्य संख्या? कौन सी होती है? वे संख्या होती हैं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से और समझ में आएगा आपको। 4, देखिए मैं संख्या लेता हूँ 4, ये सम संख्या भी है बिल्कुल, लेकिन हम देखेंगे क्या ये भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या होने के लिए क्या कहा गया है कि आपको देखना है, जो संख्या आपको चेक करनी है कि भाज्य होगी या नहीं, आपको देखना है क्या उसके लिए 1 और खुद से अलावा कोई दूसरी संख्या मिल रही है जो उसे पूर्णतः विभाजित करती है, कंप्लीट डिवाइड करती है। तो आप देखिए जो 4 संख्या है ये 1 से कंप्लीट डिवाइड होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, और खुद से यानी स्वयं से, यानी स्वयं मतलब 4 से भी ये पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें मिल गया ना एक ऐसा नंबर जो 1 और 4 के अलावा था, जो उससे अलग था। तो यही तो कहा गया है कि वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य, देखो ये कहा गया किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं, तो वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो ये 2 से हो रही है तो ये हमारी भाज्य संख्या होगी। इसके अलावा अगर हम देखें 9, तो देखिए 9 क्या भाज्य संख्या होगी? आप सोचिए, होगी। देखो 1 और 9 से तो होगी। देखो हर संख्या जो है, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, वो 1 और खुद से तो पूर्णतः विभाजित होती है, लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या आपको मिल जाती है जो उसे पूर्णतः विभाजित कर देती है, तो ऐसी संख्या भाज्य संख्या होती है। तो आप 9 को देखिए, 9 1 और 9 से तो पूर्णतः विभाजित होगा, इसके अलावा 3 से भी तो ये पूर्णतः विभाजित होगी। तो जो हमारी 9 संख्या वो 1 और 9 से तो होगी। ये तो सभी संख्याओं में होता है कि वो 1 और खुद से पूर्णतः विभाजित होती हैं, लेकिन ये देखिए संख्या 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो रही है, कंप्लीट डिवाइड हो रही है 3 से भी। तो इसलिए ये भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। तो और एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या 2 होगा? 2 के बारे में सोचिए, क्या 2 ऐसी संख्या है जो 1 और 2 के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है? नहीं। तो 2 केवल 1 और 2 से ही होगी, लेकिन हमें कोई इनसे अलग कोई संख्या नहीं मिल रही जो 2 को कंप्लीट डिवाइड करे, पूर्णतः विभाजित करे। तो ये हमारी क्या ये भाज्य संख्या नहीं होगी। तो इन्हें आप लिख लें एग्जाम्पल, और डेफिनेशन को भी लिख लें ताकि आपको समझने में और भाज्य संख्याओं को आसानी हो। तो देखिए इसमें बस यही होता है, आपको जानना है क्या होती है, और इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब हम देखते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ नंबर में अभाज्य संख्याएं, जो इसका बिल्कुल अपोजिट होती हैं, अभाज्य संख्या, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर। तो चलिए जानिए कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य के लिए क्या बताया? वे संख्याएं होंगी
जो 1 और खुद के अलावा भी किसी दूसरे नंबर से पूर्णतः विभाजित हों। लेकिन अभाज्य संख्या क्या होंगी? अभाज्य संख्या वे होंगी जो केवल और केवल 1 और खुद से पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। वे सभी संख्या हमारी होंगी अभाज्य संख्या। तो मैं लिख देता हूं, वे संख्या जो 1 तथा स्वयं यानी इटसेल्फ, जो स्वयं से तो पूर्णतः विभाजित हों, परंतु अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो मैंने बताया था पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है? शेषफल 0 होना। किसी अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्या हमारी हो जाती हैं अभाज्य संख्याएं। ओके, तो ध्यान से पढ़िए क्या कहा गया है। वे संख्याएं जो 1 तथा स्वयं से तो पूर्णतः विभाजित हो, परंतु अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। यानी वे संख्याएं अभाज्य होंगी जिनके लिए 1 और खुद के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं मिलती जो उसे पूर्णतः विभाजित कर दे। ऐसी संख्या हमारी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल आप समझिए, देखो उदाहरण लेते हैं हम। एग्जाम्पल में आप लीजिए, सबसे पहले हम लेते हैं 3। आप 3 को चेक कीजिए, क्या ये अभाज्य संख्या है? तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि क्या 3 1 और 3 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है या फिर नहीं। अगर हमें 3 और 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या मिल जाती है जो 3 को कंप्लीट डिवाइड यानी पूर्णतः विभाजित कर देती है, तो 3 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, और अगर नहीं मिलती है तो फिर अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो आप बताइए, जो हमारी 3 होती है ये एक तो 1 से पूर्णतः विभाजित होगी और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी यानी कंप्लीट डिवाइड होगी, और कोई दूसरी संख्या है जो इसे पूर्णतः विभाजित करे? आप सोच सकते हैं नहीं है। ओके, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए 3 क्या है हमारी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। 5 के बारे में आप सोचें, 5 होगी? यस होगी, क्योंकि 1 और 5 ही इसको पूर्णतः विभाजित करेंगी, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। 7 हो गया, और इसी तरह से एक मैं आपको संख्या देता हूँ, 15 देता हूँ। आप बताइए क्या 15 हमारी अभाज्य संख्या होगी या फिर नहीं? तो आप बताइए, 1 और 15 से तो ये पूर्णतः विभाजित होगी, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हमें कोई दूसरी संख्या भी मिल रही है जो इसे पूर्णतः विभाजित करे? बिल्कुल, देखो 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 2 मिल रही हैं, जबकि एक ही मिल जाए कम से कम, तभी वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो देखिए, इसको 3 भी कंप्लीट डिवाइड करेगा और 5 भी करेगा, तो 15 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभाज्य संख्याओं को लेकर, जो डायरेक्ट सीटेट एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप इसे नोट करेंगे, ये एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, मैं इन्हें रफ कर देता हूं ताकि मैं उस पॉइंट को लिख सकूं। एग्जाम्पल देखिए, नोट्स में साथ के साथ लिखने हैं, क्योंकि मैथ में एग्जाम्पल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं कोई भी चीज़ को समझने में, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो मैं जो पॉइंट लिखने जा रहा हूँ वो ये है। पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये मैंने संख्या लिखी हुई है 2, आप बताइए क्या ये अभाज्य संख्या है या फिर नहीं? तो क्या करोगे आप? अभाज्य संख्या की जो हमारी परिभाषा है उसे अप्लाई करोगे इस पर। क्या ये 1 और 2 के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? नहीं होगी, केवल और केवल 1 से पूर्णतः विभाजित होगी और 2 से। तो 2 हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या। लेकिन इसकी एक विशेषता होती है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? वो ये होती है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है।
ओके, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए 1 अभाज्य संख्या नहीं होती, ओके, 1 अभाज्य संख्या नहीं होती, वो होती है विषम संख्या। ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो इस पॉइंट को हाईलाइट करके लिखना है आपको कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो केवल आपको एक ही पॉइंट याद रखना है और दूसरा परिभाषा याद रखनी है कि अगर पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन देकर कि बताइए अभाज्य संख्या होगी या फिर नहीं, तो आपको यही देखना है जो मैंने अभी आपको परिभाषा में बताया, बस आप आसानी से बता दोगे। दूसरा ये पॉइंट याद रखना है। तो आप देख सकते हो हमारे संख्याओं के 4 प्रकार थे, इनको हमने पूरी तरह डिस्कस कर लिया है, पूरी तरह पढ़ लिया है। अब मैं आपको कुछ सीटेट एग्जाम के क्वेश्चन करा देता हूं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए और हमें समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अपने नोट्स में कॉपी कर लें, ठीक है। ये अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं को आप इन्हें कॉपी कर लें। संख्याओं के प्रकार से सीटेट एग्जाम पेपर 1 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैं आपको बताऊं, देखो जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाओ उससे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या गया है, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन में गलत चीज़ पूछी जाती है, आपको बताना होता है। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ें तो इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो ज़्यादातर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सही पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, सही नहीं है। यानी आपको देखना कौन सा गलत स्टेटमेंट है, कौन सा गलत कथन है। तो यहाँ देख लेना, ध्यान से पढ़ना, ओके। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, आपको गलत छांटना है और वो वाला ऑप्शन टिक करना है। तो पहला देखिए, पहला स्टेटमेंट है, ये रहा पहला ऑप्शन। इसमें कहा गया है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड मतलब फैक्टर। वैसे मैं देखो आपको एक लेक्चर दूंगा क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिकों पर, फैक्टर वगैरह पर, तो इनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड होते हैं वे नंबर होते हैं जो दी गई नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, पूर्णतः विभाजित करते हैं। तो ये कह रहा है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो मैंने अभी बताया अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे होती हैं जो 1 से और खुद से कंप्लीट डिवाइड यानी पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो वे संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। मान लीजिए अभी मैंने एग्जांपल दिया 3, तो ये किससे कंप्लीट डिवाइड होगी, पूर्णतः विभाजित 1 और 3 से। तो इसके ये 1 और 3 क्या हो गए, गुणनखंड होंगे, ओके। तो गुणनखंड क्या होते हैं किसी भी संख्या के लिए, वे संख्याएं होती हैं जो उसे कंप्लीट डिवाइड करती हैं, पूर्णतः विभाजित करती हैं। तो अभी आप बस इतना जान लीजिए, मैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने बताया ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर सीटेट एग्जाम पर। तो गुणनखंड अभी जान लीजिए क्या होती हैं। तो किसी भी संख्या के लिए वे संख्याएं उसके लिए गुणनखंड होती हैं जो उसे पूर्णतः विभाजित करती हैं। तो 1 और 3 से पूर्णतः विभाजित करेंगे। तो इसमें यही कहा गया है कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। हाँ बिल्कुल 2 ही होते हैं, उसके अलावा कहाँ होते हैं, एक तो 1 होता है और खुद वो संख्या। तो ये वाला तो स्टेटमेंट सही है, ये सही है, बट ये ऑप्शन हमें नहीं लगाना क्योंकि देखिए हमसे कहा गया है आपको गलत बताना है, सही नहीं है कौन सा। तो ये तो सही है लेकिन ऑप्शन ये नहीं होगा। दूसरा है बी ऑप्शन, ओके। बी ऑप्शन है 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या हैं। तो आपको बताना है 1 अंक वाली जिनमें केवल 1 डिजिट हो ऐसी 4 अभाज्य संख्याएं। तो देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ। देखो बी ऑप्शन को, पहली अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 5 होती है, फिर इसके बाद 7, 8, 9, 10, फिर इसके बाद आएगी 11 जो कि कितने अंक की होगी, 2 की। तो ये हमें नहीं लेनी, यानी 11 और 11 से आगे संख्याएं अब 2 की पड़ेंगी, 3 की पड़ेंगी, लेकिन उनसे हमें मतलब नहीं है क्योंकि ऑप्शन बी में कहा गया है कि आपको बताना है 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या हैं। तो देखिए 1 अंक वाली कितनी है, एक तो 2 हो गया, एक 3, एक 5, एक 7, तो ये कितनी है, पूरी 4 हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला भी कथन, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है, बट ऑप्शन हमारा ये सही नहीं होगा क्योंकि हमें गलत देखना है। तो ये बात सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए सी में क्या कहा गया है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब बताइए सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सबसे पहले विषम संख्या क्या होती है, मैंने बताया था अभी, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ओके। अब मैंने अभी आपके सामने ये संख्या लिखी है, सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या है 2। एक बात बताइए, ये जो 2 संख्या है अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य है, क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, लेकिन ये क्या है, अभाज्य है, ओके।
लेकिन ये अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये सम भी है, लेकिन ये विषम संख्या नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे पास 2 एक ऐसी संख्या है जो विषम नहीं है, अभाज्य है लेकिन विषम नहीं है। कहाँ है ये विषम? ओके, तो ये विषम नहीं है, और इन्होंने कहा है कि सभी हैं, तो ये वाली बात गलत है। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन हमारा सही मतलब लगेगा, क्योंकि इसमें सही नहीं है, गलत देखना था ना हमें, तो ये ऑप्शन आप लगाओगे। बाकी ये तो देखिए चौथा ऑप्शन पढ़ लीजिए, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं अनेक हैं, हाँ बिल्कुल अनेक हैं, जिन्हें हम बता नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन हमारा सी होगा, क्योंकि हमें गलत बताना था, यानी गलत बताना था। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद आपको लेक्चर नंबर 4 मिलेगा, फिर 5, इसी तरह से हम सीटेट एग्ज़ाम के पेपर 1 और पेपर 2 का सारा मैथ फिनिश करेंगे। अब इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है इसको लेकर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आपको, लेकिन इसके अलावा भी आपको और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जहाँ से भी आप बुक वगैरह हो आपकी पास कोई, तो वहाँ से। ओके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। दूसरा, नोट्स बना लेना, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आप आसानी से रिवाइज कर पाओ। तो चलिए, इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी हमने पढ़ा है, अगर कोई डाउट है, आपका कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो थैंक्स टू एवरीवन।